रवीश कुमार जी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के बारे में आप सुनते पढ़ते रहे होंगे या न भी सुनते पढ़ते रहे होंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपने रवीश कुमार जी का नाम सुना होगा। बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ख्याति नाम पत्रकार भारत के। एनडीटीवी में 26 वर्षों के बाद में उन्होंने इस्तीफा देते समय जो बात कही, लगभग 24 मिनट का वो उनका एक संवाद एक तरफा मैं पूरा सुन गया। और फिर मैंने सोचा इसको पुनः सुनकर ठीक ठीक बातों के साथ मेरी जो प्रतिक्रिया वो मैं भी आप तक पहुंचाऊंगा। अब आप कौन हैं इसके बारे में स्वाभाविक है कि वो एनडीटीवी में रहे तो उनके साथ जो दर्शक जुड़े रहे उनका समूह बहुत अधिक है। उनके पास पत्र इत्यादि भी आते रहे होंगे। मैं आईटीवी गोल्ड के साथ में 25 बरस यहाँ न्यूयॉर्क में रहा हूँ। और यहाँ पर जिस तरह से भारतीय मीडिया काम करता है उसकी चर्चा को अलग रख लेते हैं। अभी सिर्फ रवीश कुमार जी पर ही रहते हैं, पर फिर भी ये तो कहना उचित होगा कि यहाँ एक अपेक्षाकृत सीमित समूह तक पहुंच रहने के साथ साथ संसाधनों की सीमा और उस तरह का व्यापक राजनीतिक ढंग से जो एक समीकरण बन जाता है ऐसे बड़े मीडिया हाउसेस का, वो सब नहीं है। आप में से कई लोगों को याद होगा कि एनडीटीवी ने एक बार जब पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था तो राष्ट्रपति भवन में किया गया था। तो ये बात मैंने इसलिए याद की है क्योंकि जब मैं भारत से निकला था तो मैं आकाशवाणी जोधपुर यानी कि सरकारी संस्थान में काम किया हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक जो व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से जिस पर मालिकाना अधिकार है किन्हीं का, वो राष्ट्रपति भवन तक पैठ इतनी ज्यादा कर पाते कैसे हैं कि पुरस्कार तो दे रहे हैं एनडीटीवी वाले लेकिन वो ले रहे हैं राष्ट्रपति जी के हाथों से। फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। बहुत कुछ व्यापार के स्तर पर होता रहा। और क्या भूमिका रही प्रणव रॉय जी की और किस तरह से एनडीटीवी ने कहाँ क्या किया, उसके बारे में बात छोड़ते हुए मैंने जब जब रवीश कुमार जी को सुना तो मैं भी अपने इस संबोधन में उन्होंने जो कुछ मुद्दे रखे उनमें से मैं दो तीन पर बात करना चाहता हूँ। पहले मैं भाषा पे कर लेता हूँ, क्योंकि भाषा पर बात करते हुए मैं उनसे बिल्कुल असहमत नहीं हूँ कि हिंदी भाषा में जिस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से मर्यादित होते हुए अपनी भाषा को धीरे धीरे मांझते हुए परिष्कृत करते हुए उन्होंने हिंदी में पत्रकार विश्लेषक के रूप में एक अपना स्वर रखता है, अपनी आवाज रखता है, ऐसी पहचान उन्होंने बनाई। उसमें उनको अंक दिए जाएंगे। और उनका जो भाषा के साथ प्रेम को लेते हुए उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं से दर्शक कुछ बातें उन्हें भाषा में रूपांतरित करके भेजते थे और कितना प्यार उनको दर्शकों को मिला। अब ये भाषा से लेके ना मैं प्यार की तरफ आ जाता हूँ। तो उनको अब प्रारंभ से इसके समापन तक जब बीच बीच में ये फ्लैश किया उन्होंने अपने वीडियो में, मैंने एनडीटीवी से त्याग पत्र दे दिया है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। तो उन्होंने दर्शकों के साथ अपने संबंध को बिल्कुल भावनात्मक रूप से इस तरह से व्यक्त किया जैसे जिनकी वो आलोचना कर रहे थे पहले 3-4 वाक्यों में ही मुझे लगता है वो गोदी मीडिया को लेते हुए और बिना नाम लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मैं जब जी कह के और इतने सम्मान के साथ में नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूं तो ऐसे आपको लगेगा कि ये रवीश कुमार जी में और मुझ में वहां पे मूलतया भेद है। मैं जिस तरह की सकारात्मक दृष्टिकोण को उनमें देखने को पत्रकारिता पर कलंक होना नहीं मानता हूं, ऐसा रवीश कुमार जी स्वाभाविक है कि मानते रहे। और उनकी जो दृष्टि थी उसको लेते हुए मुझे पुनः स्मरण आ रहा है, उन्होंने दो आंदोलनों का उल्लेख किया जिसके रिपोर्टिंग के लिए वो जनता के बीच में जाते रहे। उस वो दोनों ही आंदोलन ऐसे हैं कि उनके अंदर बहुत सारे विवादास्पद आयाम जुड़े हुए हैं और आपका अपना मत हो सकता है। अभी मैं आपके और मेरे मत की बात नहीं करते हुए उन्होंने एक तो किसान आंदोलन की बात करी और दूसरा शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था। अब शाहीन बाग के आंदोलन के पीछे क्या क्या जो परतें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद में उसकी पवित्रता या पावनता पर इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं कि अपने त्याग पत्र वाले संबोधन के बीच में रवीश कुमार जी को उस आंदोलन का इस तरह से उल्लेख करना भी उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह मेरी दृष्टि में लगा देता है। उन्होंने कई स्थानों पर अपनी अभिव्यक्ति में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उससे ऐसा लगता है उनके अंदर एक कवि भी है, पर
उस कवि के साथ भी उपमाएँ वो वाली आ रही थी, जो उनके भीतर के दर्द को छुपा नहीं रही थी। बल्कि ऐसा लगता था जिस तरह से बार-बार संदर्भ उन्होंने दर्शकों के साथ अपने प्यार का उठाया, कि वो किसी तरह से जब समापन करेंगे तो अपने यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक पेज के बारे में कुछ प्रचारात्मक बात कर दें। और उन्हें इस बात की कितनी दुःख है कि वो 9 बजे वाले प्राइम टाइम पर एनडीटीवी में दिखाई नहीं देंगे। वो भी उन्होंने छुपाया नहीं, बल्कि बार-बार उसको उजागर किया। और एक दयनीयता का सा भाव भी किसी स्तर पर आ जाता है, जैसे कि किसी से कोई प्रिय वस्तु खिंच गई हो, ऐसा लगने के साथ-साथ उसको ऐसा लगता है कि ये जो छटपटाहट मेरे अंदर की है, ये जो मेरी स्थिति है, इसका ज़िम्मेवार कोई और है। और एक व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, उसमें किसको दोषी ठहराते हुए, यदि मैं ऐसे ऊँचे सिंहासन पर बैठकर, मैं यानी कि रवीश कुमार, ऐसे ऊँचे सिंहासन पर बैठकर देखूँ कि मेरी तरह की बात न करने वाला प्रत्येक मनुष्य जो है, उसने पत्रकारिता के मानक से हटकर पूरे संस्थान को या इस तरह की बातों को भस्म कर दिया है। तो भस्म शब्द के प्रयोग से उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था। मुझे ऐसा लगा कि रवीश कुमार जी के साथ में जितने लोगों का संबंध बना हुआ है, उनके कहने के ढंग के साथ में एक प्रभाव करने वाली जो बात थी, वो अपने स्थान पर या है, वो अपने स्थान पर है। पर वैचारिक स्तर पर मुझे पहले भी कई बार ऐसा लगता था कि जैसे ही वो मुँह खोलते हैं उनके मन में, अच्छा, वो बार-बार ये उल्लेख कर रहे थे कि ये जो नफ़रत के बादल हैं, या ये जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, या पर इसका कोई ऐसा प्रमाण जैसा उनके पास जो है, वो उनकी दृष्टिकोण का ही अधिक है। वो उस वक्त में तो कहीं कोई ऐसा संकेत आया नहीं कि किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक आधार पर नफ़रत फैला रहे हैं इत्यादि। तो उनका जो संबोधन था, उसमें कहीं न कहीं एक राजनीतिज्ञ जब अपना वोट लेने के लिए जनता से जुड़ जाता है, या वो बार-बार जनता की सराहना इसलिए करता है कि आपने हमें वोट दे दिया, सहमति दे दी। उसी तरह से दर्शकों की ओर से आपके कार्यक्रम को देख लिए जाने को एक प्रकार से एक बहुत वोट की तरह गिनते हुए से रवीश कुमार जी दिखाई दिए, और उन्हें आगे भी इस वोट की आवश्यकता है। पर मुख्य बात ये है कि अम, कई लोगों को उनके न होने से प्रसन्नता भी हो रही होगी, कई लोगों को बहुत अफ़सोस भी हो रहा होगा। मैं नृत्य तो उनको देखता नहीं था, मुझे अप्रसन्नता या प्रसन्नता कुछ ऐसा है नहीं, पर मुझे ये लगा कि उन्होंने बड़ा ही एक नाटकीय-सा ढंग अपनाया, अपनी बात को कहने का, अपने आप को शहीद के रूप में उन्होंने जो व्यक्त किया, वो मुझे कहीं न कहीं हास्यास्पद-सा लगा। और साथ में मुझे ऐसा भी लगा कि ऐसा कैसे होता है कि 2 जने एक ही बात को एकदम अलग-अलग ढंग से देखते, विश्लेषित करते, अपने को 100% सही मानकर, बाकी सबको पूरी तरह गलत ठहराने के लिए अपनी बात को बार-बार दोहराते हैं, और फिर वो एक अलग तरह का तमगा अपने ऊपर लेकर, लगाकर, अपने को एक प्रकार का सही होने का अवार्ड देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो जो उन्होंने लांछन लगाया कि व्यवस्था में अब कोई सत्य और निर्भीकता इत्यादि नहीं रहे हैं, और पत्रकार जब चुप हो जाएँगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो नकारात्मक सोच है, वो उनके लिए कोई नई बात हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, ऐसा होता है कि कौशल होना एक बात है, और व्यापक दृष्टि के साथ में तथ्यों को इस तरह से परखना कि आपकी अंतर्दृष्टि से आप सबके कल्याण की बात सोच सको, वो एक अलग बात है। ये मेरा वाकया आप तक पहुँचा नहीं पहुँचा नहीं होगा, वो एक अलग बात है। पर मैंने ये सोचा था कि मैं इसके बारे में व्यवस्थित लिखूँगा। इससे भी लगता है कि रवीश कुमार जी का जो 24 मिनट का वक्तव्य था, वो चाहे नाटकीय हो, लेकिन वो प्रभावी तो था। और कई-कई उपमाएँ कुछ उनकी ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, जो अभी एकदम याद नहीं आ रही है, जिसके लिए मुझे पुनः उसको देखना पड़े। पर कुछ वृक्ष की बात की थी, कुछ बीज की बात करी थी, और लेकिन वो उपमा को लेके वहाँ पहुँच जाते थे जहाँ मुझे लगता था ये कौन से एग्ज़िट से वो अपनी बात को लेकर बाहर निकल गए। बहरहाल
एक मनुष्य जो सुबह उठकर 9 बजे के प्राइम टाइम के बारे में सोचते हुए दिन भर टाइप करता हो, ऐसा बकौल रवीश कुमार जी, तो अब उनको वो कार्य नहीं करना होगा। और स्वाभाविक है कि कई तरह के जो सपोर्टिव सिस्टम आपके साथ हो जाते हैं जब आप एक बड़े महत्वपूर्ण टेलीविजन चैनल पर होते हैं, वो आपको यूट्यूब और फेसबुक पर तो नहीं मिलेंगे। उसका एक जो उनके भीतर अफसोस था, उसको उन्होंने कहीं छुपाया नहीं, और उसके पीछे उन्होंने जिनको दोषी मानते हुए बल्कि दोषी करार दे दिया, उसको भी उन्होंने प्रारंभिक मुझे लगता है 4-6 लाइनों में या 8-10 लाइनों में ही उजागर कर दिया था। तो वो एक साथ साथ ये भी कह रहे थे कि वे पत्रकारिता का या स्वतंत्र अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया है। दरअसल ये जो पूरा उनका वक्तव्य वक्तव्य था, वो इस बात के विपरीत प्रमाण के रूप में है कि उन्होंने खुलकर न केवल जनता को उकसा रहे थे वो, बल्कि पानी पी पी के जिस तरह से कोस सकते थे, उन्होंने कोसने में तो कोई कसर रखी नहीं। तो ये उनके द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का एक और स्वरूप था, जो कि उपलब्ध है, और वो स्वतंत्र हैं। अ, अगर आप यूँ समझें कि उन्होंने कहीं किसी भी रूप में कोई कसर छोड़ी हो कि जो लोग उनके प्रशंसक हैं, वो वर्तमान व्यवस्था में मतलब जो सरकार सरकार का विरोध करना ही सत्य होने की एकमात्र शर्त हो, तो इस तरह की शर्त बनाए जाने का जो भी ढंग है, वो भी मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगना ही चाहिए ना। जो क्षीर क्या है, नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है, ये वाला जो भाव है, वो तब आ सकता है जब आप किसी एक विचारधारा के साथ इस तरह से नहीं चिपके हुए हों, और अपने आप को सही मानने का जो आपका एक रवैया है, उसने आपको बंदी नहीं बना लिया हो। तो अब वो एक बंदी के रूप में मुझे दिखाई दिए हैं, ऐसा उन्हें स्वयं भी नहीं दिखाई देगा, और जिनको वो पूरी तरह जो जो उनसे सहमत हैं, उनको भी नहीं दिखाई देगा। पर मुझे लगा ये दूसरा वाला जो पहलू है, जो दूर देखते हुए मुझे लगा, उसको मैं प्रकट करना चाहता था, इसलिए मैं अचानक ही आ गया। और मुझे लगता है कि उनके अंदर जो प्रतिभा है, उसका कुछ और प्रयोग उपयोग होगा ही। पर उन्होंने जो संदर्भ जिन आंदोलनों को लेकर अपनी बात कहते हुए दिए, उससे भी पता लग जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम ये कहें कि वो भारत के भाव को जहाँ से देखते समझते हैं, और यदि बाकी के लोग वैसा नहीं देख रहे होते, तो वर्तमान सरकार इतने बहुमत के साथ उन्हें आती कि नहीं आती, वो भी एक प्रश्न है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं पूरे सम्मान के साथ उनका नाम खास करके रवीश कुमार जी के लिए ही ले रहा हूँ, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अपनी पहचान बनाने के साथ साथ जब G20 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व का एक प्रकार से हमें गर्वित करने वाला डंका बजाकर अभी अभी लौटे हैं। और बहुत सारी बातें हैं मुझे भारत के विकास की यात्रा और चुनौतियों के बारे में, या ये मान लेना कि जो वर्तमान सरकार है, उसने अल्पसंख्यकों के प्रति ऐसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार किया, या धार्मिकता को लेकर के उन्होंने नफरत फैलाई। ये नफरत शब्द जो है, वो भी बार बार उन्होंने प्रयोग अपना एक खास संदर्भ में चलते चलते भी किया। तो अब मुझे ऐसी एक बात याद आ रही है, अच्छा, इस तरह की बातें करने में जो हमारा ये कार्यक्रम है, डू पॉलिटिक्स, क्या है, डुओ पॉलिटिक्स, अजित कुमार जी हैं, वो तो बहुत इसमें माहिर हैं। पर मुझे लगता है एक बात में अजीत जी को याद करते हुए ये कहूँ कि ऐसा लग रहा था कोई प्रेमी जो है, उसको प्रेमिका के पप्पा जी ने पीटा धोपट कर दिया है, और वो रोता रोता बाहर निकल रहा है। पर उसको ये भी रखना है कि बाहर लोगों को उसके अंदर का जो एक गर्व है, वो कहीं खंडित हो गया ऐसा पता नहीं चले। तो वो किसी तरह से रोता पीटता निकलता हुआ भी
हंसने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है और समर्थन भी मांग रहा है कि भाई, बहरहाल मैं इस तरह, वो जिसे आजकल कहते हैं रोस्टिंग में, मैं तो इतना माहिर भी नहीं हूँ, और रोस्टिंग करना मेरा अभिप्राय भी नहीं था। मेरी एक जो तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई, बस वो मैंने सोचा कि उसको मैं दर्ज कर दूं। आप तक पहुंच गई, आपको ठीक लग गई तो ठीक है, नहीं लगी नहीं लगी तो आपका कुछ गया नहीं, मेरा कुछ गया नहीं। रवीश कुमार जी ने त्याग पत्र दे दिया तो उनकी नौकरी तो चली गई है, मैं उस पर हंस नहीं रहा हूँ। मेरा उनके पर, मैं उनके प्रति सहानुभूति करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसा लग जाएगा कि जैसे मैं उनका उपहास कर रहा हूँ, ऐसा मेरा तो कतई कतई मंतव्य नहीं है। एक रूप में बात यह है कि आप किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं वो आप तय कर लेते हो। फिर आप अगर बहुत अच्छे भी खिलाड़ी हो तो किस टीम की तरफ से खेल रहे हो उसके आधार पर दर्शक आपके लिए तालियां बजाएंगे या वो उसमें प्रसन्न होंगे। सिर्फ जो खेल के रूप में ही देख रहे होंगे, किसी टीम के साथ जिनका संबंध नहीं होगा, वो हर एक दर्शक जो है वो हर खिलाड़ी के अच्छे शॉट के ऊपर ताली बजा सकता है। तो कहीं कहीं मैंने रवीश कुमार जी के लिए ताली बजाई है, क्योंकि मैं तटस्थ भाव से देख रहा था कि उन्होंने जितना पैनापन विकसित किया, और पर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक निरंतर एक धारा अपने अंदर, पूर्वाग्रह जैसी, जैसी को मैंने ऐसी पोलाइटली कह दिया, पूर्वाग्रह की जो धारा उन्होंने अपने अंदर बना के रखी है, उसका एक प्रकार से पटाक्षेप जो हुआ है, उससे कई लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है। पर बहुत लोगों को बुरा भी लगा हो या ना लगा हो, लेकिन रवीश कुमार जी तो मतलब ऐसा था कि आप उस वक्तव्य को निचोड़ेंगे तो आंसू इतने बहेंगे कि बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। अगर आप एनडी टीवी में 9 बजे के प्राइम टाइम शो में हो, अब कहां तक जाएगी वो देखेंगे हम लोग।